हेलो 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 हेलो। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 9th का साउंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 6 लेक्चर पढ़ चुका था। उसमें लास्ट जो हम लोगों ने छठा लेक्चर पढ़ा था वो था इको एंड रिवर्बरेशन। तो लास्ट लेक्चर के लास्ट में जाते जाते मैंने बोला था कि इको पे मैं आपका न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, तो आज जो हम लोग साउंड चैप्टर का जो 7th लेक्चर लेके आए हैं, उसमें हम लोग इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद कुछ जो टॉपिक होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज इको के न्यूमेरिकल के साथ। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है। बोला कि चाइल्ड hear an echo from a clip of after 4 seconds. Okay, the sound from the powerful cracker. Okay, चलिए लिख देते हैं पहले क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इको। ओके, पहला न्यूमेरिकल है a child hears an echo from a cliff 4 seconds after the sound from crackers is produced. Okay, how far away is the cliff from the child? क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, गिवन है वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 344 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो है इको सुनता है 4 सेकेंड बाद, ठीक, 4 सेकेंड बाद सुनता है, वो भी एक क्लिप से। क्रैकर एक फूटता है, उसके 4 सेकेंड में बच्चा जो है इको सुनता है। ओके, और जो इसमें गिवन है सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया हुआ है और आपका वेलोसिटी दिया हुआ। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, गिवन दे दिया है तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 344 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम हमारा दिया हुआ है क्या 4 सेकेंड। अब मान लेते हैं कि जो साउंड सुना गया, मान लेते हैं हम कि जो साउंड सुना गया क्लिप का जो डिस्टेंस है d मान लेते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन चाइल्ड एंड क्लिफ बी d मीटर। ओके, चाइल्ड और जैसे मान लीजिए यहाँ पे चाइल्ड होगा और यहाँ पे कोई क्लिप होगा बिल्डिंग। ओके, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया कितना d। ओके, तो d गया और d आया, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इक्वल टू 2d हो गया, क्योंकि d गया यहाँ से यहाँ के बीच में साउंड यहाँ गया। ओके, तो हमें 2d हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ओके, तो अब हमारे पास एक फार्मूला आता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो v दिया हुआ है 344, डिस्टेंस हो जाएगा 2d
और टाइम कितना हुआ है 4 सेकेंड, तो ये 2 से 2 कट गया। ओके, तो ये कितना हो गया डी अपॉन 2 सेकेंड, तो 344 इक्वल टू डी अपॉन 2, सॉरी 2 ना 2। तो अब यहाँ से हमें डिस्टेंस चाहिए। ओके, डिस्टेंस चाहिए ना बेटा, तो डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, नीचे चला जाएगा, ज़्यादा नीचे चला जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 344 इक्वल टू डी बाई 2, तो डी चाहिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो डी इक्वल टू क्या हो गया 344 इंटू 2, डैट इज कितना हो जाएगा 688 मीटर। यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस पे है बेटा, बच्चे और क्लिफ के बीच का डिस्टेंस कितना है 688 मीटर। समझ में आई बात? फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से मैं बता रहा हूँ बेटा कि दिया हुआ था सिर्फ और सिर्फ टाइम। क्या दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था कितना 4 सेकेंड। गिवन में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे 344 मीटर, यानी कि 344 मीटर पर सेकेंड का स्पीड दिया होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव निकालना है, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया 2d हो जाएगा, क्योंकि d ट्रेवल जाने में और d आने में। समझ में आई बात? तो 2d, तो टोटल डिस्टेंस हमने ले लिया 2d, तो यहाँ पे क्या हो गया 2d अपॉन 4 सेकेंड। कट करके ऐसे हम लोगों ने कैलकुलेट करके और फाइंड आउट कर लिया। ठीक, तो आई होप कि ये पहला न्यूमेरिकल जो इको पे आप लोगों ने समझा, देखा, वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है बेटा इको पे ही है। तो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। दूसरा न्यूमेरिकल है कि एक शिप है जो एक साउंड वेव हाई फ्रीक्वेंसी का सेंड करेगा और 1 सेकेंड बाद जो है वो इको रिसीव करता है। समझ में आई बात? एक शिप जो है साउंड वेव सेंड करेगा और 1 सेकेंड बाद जो है वो इको रिसीव करता है। इको क्या होता है, जैसे सोर्स से साउंड वेव प्रोड्यूस हुआ और आफ्टर सम टाइम वो फिर से वो सेम साउंड जो है रिफ्लेक्शन के बाद हमें सुनाई दे देता है, यानी कि सोर्स को फिर से वो जो साउंड सुनाई दे देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इको। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है बेटा वो एक शिप वाला प्रॉब्लम है। शिप वाला प्रॉब्लम बहुत फेमस होता है, जो कि हम लोग सोनार यूज करते हैं ना, SONAR, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। ठीक, शिप में यूज होता है, इंडियन नेवी वगैरह यूज करता है, या सबमरीन। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बेटा आपका। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अ शिप सेंड ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, अ शिप सेंड ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी sound wave and receives an echo after 1 second। 1 सेकेंड को अंडरलाइन कर लिया। What is the depth of the sea, मतलब ये सी को डेप्थ, सी का डेप्थ निकालने का एक तरीका है। समझ में आई बात? सी का डेप्थ निकालने का एक तरीका है। अब यहाँ पे देखिए गिवन में है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 15 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। देखिए बड़ा इजी है, फिर से वही सेम है।
फिर से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए एक क्या है कि शिप जो है ये साउंड जो है भेजता है, साउंड भेजता है, ओके, और कहीं ये डेप्थ से टकरा करके अब फिर ये सुनता है, ओके। तो ऊपर से नीचे गया तो डी, अब फिर नीचे से ऊपर गया तो फिर से डी, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 2D हो गया ना, 2D हो गया। और इको कितना देर बाद सुन रहा है, 1 सेकेंड, यानी कि टाइम क्या हो जाएगा बेटा, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, ओके। और स्पीड दिया ही हुआ है, स्पीड क्या हुआ है हमारा, दिया हुआ है कितना 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये सी है, सी बना दिया है, और यहाँ से इको प्रोड्यूस हुआ, यहाँ सी के सी सोर्स से यानी नीचे जो सी का जो डेप्थ है वहाँ से ये टकरा के आ रहा है, ठीक। तो लेट द डेप्थ ऑफ सी बी डी मीटर, ओके, डी मीटर है तो टोटल क्या हो गया 2D, टोटल डिस्टेंस डेप्थ इक्वल टू हो गया 2D, ओके। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू हमें पता है कि फॉर्मूला होता है 2D अपॉन टाइम, ओके। तो स्पीड हमारा दिया हुआ है कहाँ 1500, ओके, 2D अपॉन 1, यानी कि टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड ना, देखिए 1 सेकेंड दिया हुआ बेटा, टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिए आप, टाइम जो है हमारा 1 सेकेंड गिवन है, डिस्टेंस 2D टोटल डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ से D अगर हमें निकालना होगा तो ये इस साइड जाएगा, तो D यहाँ निकालते हैं, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500 इंटू 1 अपॉन 2, यानी कि D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 750 मीटर, यानी कि जो नाव जो है ये शिप जो है, ये जो शिप है वो समुद्र तल से मतलब समुद्र की गहराई जो है नाव से कितना है 750 मीटर, समुद्र के जो डेप्थ है, डेप्थ बेटा वो कितना है, डेप्थ जो है आपका 750 मीटर है, ओके। थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ तक दिखाई दे रहा है, चलो ठीक ही है, सब दिख रहा है, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा न्यूमेरिकल है सोनार से रिगार्डिंग है, सोनार, सोनार जो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे पढ़ना, सोनार होता है जैसे कि ये शिप वाला जो प्रॉब्लम, ये सोनार यहाँ पे एक डिवाइस होता है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सेंड करता है, ये सोनार से ही नीचे भेजा था साउंड, समझ में आई बात है। तो वो नेविगेशन के लिए, साउंड नेविगेशन के यूज में आता है सोनार, तो वही अभी हम लोग पढ़ेंगे जब अल्ट्रासाउंड वगैरह पढ़ेंगे अच्छे से, नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ेंगे सोनार के बारे में थोड़ा सा। वैसे बेसिक यही है, साउंड नेविगेशन में यूज होता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है, जो समुद्र में यूज किया जाता है शिप पे। क्या होता है कि शिप की ये नीचे सबमरीन वगैरह हुआ या सी शोर को, या नीचे क्या कोई शिप डूबा हुआ है या वेल्स वगैरह का जो डेप्थ का कितने नीचे है उसको चेक करने के लिए सोनार यूज किया जाता है। सोनार क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड भेजता है, और अगर वो चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर के इको प्रोड्यूस होके आ जाता है तो क्या हो जाता है पता चल जाए, जैसे ये पता चल गया ना कि कितना डिस्टेंस है नीचे, समुद्र की गहराई कितना है पता चल गया, तो ये सोनार ही यूज किया गया है, ठीक। अब चूंकि सोनार है तो इसको रहने देते हैं शिप को। अब देखिए ये सोनार वो वाला ना, ये सोने के गहने ज्वेलरी शॉप वाले सोनार की बात नहीं हो रहा है, ये सोनार डिवाइस होता है। चलिए तीसरा जो न्यूमेरिकल है वो है बेटा, अ सोनार इको टेक्स 2.2 सेकेंड टू रिटर्न फ्रॉम अ व्हेल। अच्छा
a sonar echo takes 2.2 second to return from a whale मछली होता है ना, whale। अब पूछ रहा है हाउ फार अवे इज द whale, मतलब वो कितने डिस्टेंस पे है। हाउ फार अवे इज द whale, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ से जो है सोनार हाई फ्रीक्वेंसी वेव भेजा, ओके। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ये चलिए फिर से बना देते हैं, नाव थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इसमें क्या है, ये देखिए ये हमारा नाव है, यहाँ से भेजा, ये बड़ा सा वेल बना देते हैं, ठीक, ये वेल है। तो देखिए यहाँ से यहाँ आने में डी डिस्टेंस मान लिए, तो नीचे ऊपर से नीचे आया और फिर रिटर्न होकर इससे टकरा के जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा बेटा। डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 2D होगा ना, डिस्टेंस 2D होगा कि नहीं, यस। तो यहाँ पे और देखिए एक और बात, यहाँ पे गिवन है स्पीड कि समुद्र के वाटर में, सी वाटर में स्पीड ऑफ साउंड वेव कितना है, ठीक। तो वो गिवन है स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1533 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1533 मीटर पर सेकेंड दिया। वो कितने डिग्री पे बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इतना स्पीड रहेगा, कितना 1533, ओके। और टाइम क्या हुआ है 2.2 मीटर, ओके। तो ये 2.2 मीटर पूरा आने जाने का है, 2.2 मीटर पूरा आने जाने का है। तो एक साइड का टाइम कितना होगा, ये जो है टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है बेटा 2.2। तो टाइम यहाँ से यहाँ आने में कितना लगेगा, ठीक। तो टाइम क्या हो जाएगा 1, सिर्फ जाने का टाइम कितना हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 2, यही होगा ना, नहीं 2 होगा, हाँ। तो ये हो जाएगा 1.1 सेकेंड, यानी कि तो टाइम कितना हो गया हमारे पास 1.1 सेकेंड, यानी कि यहाँ से टकरा के वहाँ जाने में जो है कितना, एक चक्कर का हो गया 1.1 सेकेंड, ठीक। डिस्टेंस हमारे पास क्या है 2D ही रहेगा, ठीक। तो D ही निकालना है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, पता है ये हमें, ठीक। तो यहाँ से डिस्टेंस चाहिए तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 1533, ओके, और टाइम कितना दिया हुआ है 1.1 सेकेंड। रुक जाओ, इसको लिख देते हैं, मीटर इंटू 1.1 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से बेटा हमारे पास, D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1686 कीजिएगा 1686.3 मीटर आता है। ये क्या हो जाएगा 16, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना 1533 इंटू 1.1, तो आ जाएगा 1686.3 आ जाएगा, ओके। तो ये मतलब डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस पे नीचे जो है, ये जो D का वैल्यू आ गया हमारे पास 1686.3 मीटर, यानी कि ये जो शिप है वहाँ से 1686 मीटर, 1686.3 मीटर के डेप्थ पे वेल है। तो शिप वाले को पता चल जाएगा कि भाई इतना नीचे जो है वेल है, तो इतना बचा के अपने को शिप लेकर के चलना है।
समझ में आई बात है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे बेटा हमारे इकोज पे, ठीक। इको जो प्रोड्यूस होता है उस पर ये कुछ न्यूमेरिकल थे, ठीक। ये 3 न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखा। अब जो हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब क्या था, इको रिवर्बरेशन। हमारा रिफ्लेक्शन का 2 एग्जाम्पल थे, मतलब एप्लीकेशन एक तरह से बोल सकते हो कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के वजह से ही हमारा इको प्रोड्यूस होता है एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के वजह से रिवर्बरेशन प्रोड्यूस हो। रिवर्बरेशन और इको में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है दम, कि इको जो होता है हमारा ही आवाज़ हमें सुनाई देता है कुछ देर के बाद, समझ में आई बात, हमारा ही आवाज़ हमें सुनाई देगा तो वो इको हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा आवाज़ ब्लड हो जाए किसी रूम में, खाली रूम में, जैसे साफ़ सफाई जब होती है, ओके, साफ़ सफाई जो घर के दिवाली में करते हैं तो खाली घर हो जाता है तो आवाज़ जो होता है बहुत गूंजता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल इको हो जाता है, हमारा ही आवाज़ बार बार टकरा के आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशन, यानी कि गूंजना। तो देखिए रिवर्बरेशन को रोकने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में जो है साउंड एब्जॉर्बर लगाया है। क्या लगाया बेटा, साउंड एब्जॉर्बर। वो साउंड को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इको प्रोड्यूस नहीं होगा और ना ही हमारा रिवर्बरेशन प्रोड्यूस होगा। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो हम लोग यूज करते हैं स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप जो होता है, जो डॉक्टर यूज करते हैं, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, जिसको हिंदी में आला बोलते हैं, ठीक। स्टेथोस्कोप ये जो वर्क करता है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। स्टेथोस्कोप डायग्नोस्ट करने के लिए जो पेशेंट होता है उनको देखने के लिए जो डॉक्टर यूज करता है वो करता है स्टेथोस्कोप, ठीक। तो ये जो स्टेथोस्कोप जो होता है वो बेटा चलता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बेसिस पे चलता है। इसलिए जो हमारा जो यूज है या एप्लीकेशन है थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड, ठीक। जो ह्यूमन ईयर कैन हियर वैसा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड। चलिए तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक। तो इसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं मेगाफोन। देखिए मेगाफोन जो होता है ना, ठीक, या हॉर्न, देखते होंगे मूवी वगैरह में, आप लोग बॉलीवुड मूवी में देखते होंगे कि पुलिस वाला आता है एक इसे माइक लेकर कि तुम चारों तरफ से घिरे जा चुके हो, हैंड्स अप कर दो, हथियार डाल दो, नहीं तो मारे जाओगे, तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। इस टाइप के पुलिस वाला जो यूज करता है ना, हाथ में माइक लेकर के, उसी को मेगाफोन बोलते हैं, समझे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगाफोन बोलते हैं, ठीक। ये छोटा हॉर्न, ओके। तो वो काम करता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बेसिस पे, समझे। या छोटा छोटा जो नेता वगैरह लोग होते हैं, जो छोटे छोटे भीड़ होते हैं, जैसे गैदरिंग 50-100 लोगों का, तो उनको एड्रेस करने के लिए मेगाफोन का यूज होता है, समझे। छोटा जो हॉर्न हाथ में ऐसे लेकर के बोलते हैं हम, ठीक। तो उसी को मेगा, तो वो काम क्या करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। देखो उसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस इस टाइप का होता है, ठीक। साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये यहाँ आया, साउंड वेव ऐसे गया, टकराया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे करके जो है साउंड वेव ट्रेवल करके और आगे जाता है, और वो मेगाफोन में ऐसे ही मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। और उसी पे काम करता है, समझे, उसी पे काम करता है। तो पहला हो गया मेगाफोन। दूसरा हमारा है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट
और शहनाई, ट्रम्पेट और शहनाइज, शहनाइज। ठीक, तो ट्रम्पेट होता है वो यूज किया जाता है इसके लिए, आपको जो थोड़ा कम सुनते हैं ना, लोग कम सुनते हैं तो उनके कान में लगाया जाता है मशीन, ठीक ना। या शहनाई, ये दोनों जो है ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है, ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है बेटा, समझे। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट क्या कहलाता, वो जो थोड़ा सा कम आवाज़ सुनने वाले लोग होते हैं, जो लाउड सुनना पसंद करते हैं, धीरे आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, वैसे लोग को ट्रम्पेट यूज किया जाता है। और ट्रम्पेट किस पे काम करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है, समझ में आई। शहनाई भी बजती, शहनाई तो आप लोग देखे भी होंगे, शादी विवाह में बजते रहता है, तो वो उसमें भी क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव होता है। ओके, तीसरा हमारे पास है स्टेथोस्कोप। ठीक, स्टेथोस्कोप ये भी हमारा जो काम करता है बेटा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के ऊपर ही काम करता है। और स्टेथोस्कोप तो आप लोग सब जानते हैं, सब लोग के ऊपर एक बार न एक बार यूज हुआ ही होगा, अगर नहीं यूज हुआ होगा तो भगवान से मनाओ, या मैं चाहूँगा कि आपको कभी स्टेथोस्कोप यूज करने की ज़रूरत ना पड़े, समझ में आई बात। हाँ, ये बात अलग है कि आप लोगों में से कोई जो नीट की तैयारी करेंगे या डॉक्टर बनेंगे, वो लोग ये स्टेथोस्कोप उनके यूज के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका मेडिकल फील्ड में। ओके, ये पेशेंट्स को डायग्नोस्ट करने के लिए सबसे पहला जो है स्टेथोस्कोप जो हार्ट लंग्स पे रखा जाता है। और स्टेथोस्कोप किस पे काम करेगा बेटा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पे, समझ में आई बात। अब इसमें है आपका जो चौथा है वो कर्व सीलिंग या कर्व जो रफ होता है, कर्व्ड कर्व सीलिंग। सीलिंग, कर्व सीलिंग जो होता है ऑफ ऑडिटोरियम। ठीक, तो ये देखिए क्या होता है, कर्व सीलिंग ऑफ ऑडिटोरियम। देखिए बड़ा बड़ा जो ऑडिटोरियम होता है ना बेटा, वो कर्व बनाया जाता है ऊपर से ऐसे, ठीक, ऐसे बनाया जाता है बड़ा बड़ा, जहाँ पे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स या नेता वगैरह का जो एड्रेस होता है, जो ये सेमिनार लगते हैं, तो बड़े बड़े ऑडिटोरियम में सेमिनार होते हैं। और वैसे ऑडिटोरियम जो होते हैं कर्व रहता है, क्यों, क्योंकि आवाज़ जो होता है रिफ्लेक्ट करके नीचे की ओर आए और सब लोग जो है अच्छे से सुन पाए, समझ में आई बात। तो ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बेसिस पे ही काम करता है। ओके, तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ एक्सेट्रा वगैरह, बहुत सारा है, बहुत सारा चीज़ है जो एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव पे काम करता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज इसमें कि कितना रेंज के बाद जो है हम लोग कोई भी चीज़ जो है, एक मिनट देख लेते हैं, सब वीडियो वगैरह सब सही चल रहा है ना जी, बिल्कुल। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑडिबल रेंज। ठंड है बहुत, ठंड की वजह से स्कूल्स वगैरह भी बंद है बच्चों का अभी, और बिहार में इतना ठंड, कुछ ज़्यादा ही ठंड है, तो इस थोड़ा सा ठंड से बच्चों आप लोग थोड़ा सा बच के रहिएगा, और जितना हो सके घर में बैठ कर आराम से पढ़ते रहिए ऑनलाइन। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑडिबल रेंज। देखिए ये जो ऑडिबल रेंज होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी से ही हम लोग पता चलता है कितना फ्रीक्वेंसी के जो साउंड हम लोग हियर करते हैं। जैसे नॉर्मल जो ह्यूमन जो ईयर है वो 20 हर्ज से
20,000 हर्ज तक के जो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होता है उसको हियर करता है। ठीक, तो उसी रेंज को 20 से लेकर के 20,000 हर्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी है रेंज, उसी को बोलते हैं ऑडिबल रेंज। ओके, द एवरेज फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच द एवरेज फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच human ear can hear is called audible range। ओके, ये रेंज कितना होता है? तो अभी मैंने बताया कि ये होता है 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज। ये जो होता है हमारा ऑडिबल रेंज कहलाता है। अगर कोई भी साउंड वेव का जो रेंज होगा 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक के रेंज में फ्रीक्वेंसी होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी वाले साउंड वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑडिबल रेंज। इस फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से 20,000 वाले जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोलेंगे ऑडिबल रेंज। अब इसमें होता है इंफ्रासोनिक रेंज, इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। मान लीजिए 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच वाले को तो हमने क्या बोल दिया? ऑडिबल रेंज। क्या बोल दिया? ऑडिबल रेंज। लेकिन ये 20 हर्ज से कम वाले को क्या बोलेंगे? 0 से लेकर 20 हर्ज तक के, 19 तक के, ये तो हो गया ऑडिबल। अब देखो 0 से 20 यानी कि 19 हर्ज तक, 19 हर्ज, इसको हम लोग बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव। ओके, द साउंड वेव विच हैव फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव। लिख देते हैं, द साउंड वेव विच हैव फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ज। ठीक, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंफ्रासोनिक वेव बोलेंगे। अब जैसे राइनासोर्स हो गया, या ये देखिए इंफ्रासोनिक वेव जो होता है वो, जैसे अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक जो होता है वो इंफ्रासोनिक रेंज का होता है, वेव का होता है। उसमें जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है वो 20 से नीचे रहता है, समझे? अर्थक्वेक या राइनासोर्स जो बातें करते हैं, राइनासोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है बात करने का, वो इंफ्रा रेंज के रहता है, इंफ्रासोनिक वेव रहता है, समझ में? अब ऐसा ही होता है एक अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, या इसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक, तो ये होता है आपका, इसका जो रेंज होता है, लिख देते डेफिनेशन, द साउंड वेव विच हैव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ज, greater than 20,000 hertz, the sound wave which have frequency greater than 20,000 hertz, वैसा साउंड वेव जिसके पास जो है फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा? 20,000 हर्ज से ज़्यादा होगा। मतलब 20,000 हर्ज से अगर ज़्यादा हो गया, ठीक, तो उस साउंड वेव को हम लोग बोलेंगे क्या? अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड के बारे में तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो है अल्ट्रासाउंड जो है डिटेल में पढ़ेंगे। इसका इस्तेमाल बहुत होता है, ठीक ना? और ये अल्ट्रासाउंड बहुत इम्पोर्टेंट है
रियल लाइफ में भी बहुत यूज होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग समझ लिए ऑडिबल रेंज जो होता है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच का जो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड वेव रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑडिबल साउंड। ओके, फिर इंफ्रासोनिक वेव होता है, यानी कि वैसा साउंड जिसका वेव का जो रेंज होता है वो लेस देन 20 हर्ज होता है, मतलब लेस देन 20 हर्ज से अगर नीचे का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक वेव बोलेंगे बेटा। और अगर ग्रेटर देन 20,000 हर्ज रहेगा, ग्रेटर देन 20,000 हर्ज रहेगा तो उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रा साउंड। ठीक, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कल अगला लेक्चर में जो हम लोग अल्ट्रासाउंड एंड ह्यूमन ईयर हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आई बात, अल्ट्रासाउंड एंड ह्यूमन ईयर पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। जो NCERT का जो क्वेश्चंस होंगे, आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह और होंगे तो एक लेक्चर ले लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।